गुड मॉर्निंग। मैं देवकिशन गोदारा आपको भूगोल पढ़ा रहा था। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं पृथ्वी। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी में सबसे पहले आता है इसका आकृति। पृथ्वी की आकृति किस टाइप की है? तो कोई कहता है अंडाकार है, कोई कहता है गोल है, कोई अलग अलग टाइप से बताता है। लेकिन बात करें पृथ्वी की आकृति, तो पृथ्वी की आकृति है जियोइड। इसी को बोलते हैं भू-आम। जियोइड या भू-आम, इसी को बोलते हैं लघुवक्ष गोलार्ध। अगर कभी भी प्रश्न आ जाए पृथ्वी की आकृति किस टाइप की है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? भू-आम, जियोइड या लघुवक्ष गोलार्ध कहलाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यह आकृति बनी कैसे पृथ्वी की? तो आपको पता होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक चक्कर पूरा करती है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और किस दिशा से घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। क्या करती है भाई? घूर्णन। इसी को परिभ्रमण भी बोलते हैं। इसी को परिभ्रमण भी कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर 24 घंटे में लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कवर करती है। यानी कि अपने पश्चिम से पूर्व दिशा में, तभी तो दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तभी तो क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। अब इससे घूमने का क्या मतलब हुआ? मान लो ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर या धुरी पर घूर्णन करती है। अब घूर्णन करती है तो पृथ्वी की सर्वाधिक गति आपको कहां देखने को मिलती है? पृथ्वी की सर्वाधिक गति देखने को मिलती है विषुवत रेखा। कहां मिलती है? विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। कहां मिलती है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है? लगभग है 1670 किलोमीटर प्रति हवा। लगभग 1670 किलोमीटर प्रति हवर होती है। इन पर बात करते हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उसकी गति ध्रुव पर होती है 0 किलोमीटर प्रति हवर। कितनी होती है भाई? 0 किलोमीटर प्रति हवर। तो देखो, पृथ्वी की गति में विभेद है। सर्वाधिक गति कहां है? 1670 किलोमीटर प्रति हवर भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे ध्रुव की तरफ चलते हैं तो इसकी गति में क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। और ध्रुव पर इसकी गति कितनी है? 0 किलोमीटर प्रति हवर। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो पृथ्वी में एक फोर्स कार्य करता है, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वजह से पृथ्वी के अंदर जो लिक्विड पदार्थ है, पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होने पर सारा लिक्विड पदार्थ कहां शिफ्ट होने की कोशिश करता है? कहां शिफ्ट होने की कोशिश करता है? भूमध्य रेखा पर शिफ्ट होने की कोशिश करता है। जैसे जैसे सारा पदार्थ भूमध्य रेखा की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करता है, तो भूमध्य रेखा क्या हो जाती है? ऊपर जाती है। और जहां से ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से यहां से लिक्विड पदार्थ कम हुआ, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला भाग क्या होता है? नीचे धंसा हुआ होता है। तो इसी आकृति को क्या बोलते हैं? भू-आम। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? अगर प्रश्न पूछे तो भू-आम। पृथ्वी की आकृति में बनने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी की आकृति बनने का मुख्य कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल है। किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण या परिभ्रमण के कारण उत्पन्न हुआ है। इसी के कारण पृथ्वी की गति कैसी है? पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व है। और पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति है भाई जियोइड, भू-आम या लघुवक्ष। कभी भी प्रश्न आ जाए तो बस तीन में से एक ना कोई ऑप्शन होगा, तो आप उसको टिक करना है। यहां तक आपको समझ में आया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आप देखो, मान लो ये पृथ्वी पृथ्वी विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से अंदर धसी हुई है। जैसे मान लो जैसे संतरा होता है, बीच में से उभरा हुआ होता है, ऊपर से और नीचे से क्या होता है, अंदर धसा होता है। वैसे ही पृथ्वी क्या करती है, उसे क्या बोलते हैं, धुआं बोलते हैं। तो इसकी वजह से पृथ्वी की विषुवत रेखा त्रिज्या, पृथ्वी की विषुवत रेखा त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की विषुवत रेखा त्रिज्या है 6378 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या कितनी है, 6378 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है, तो ध्रुवीय त्रिज्या इसकी 6356.8 किलोमीटर। कितनी है, 6356.8 किलोमीटर। अब आप देखो इसकी त्रिज्या सर्वाधिक कहाँ है, विषुवत रेखा पर है। ध्रुव पर इसकी त्रिज्या क्या है, कम है। यानी पृथ्वी ऊपर और नीचे से क्या होगी, अंदर धसी हुई और बीच में से क्या होती है, उभरी हुई। कारण पता चल गया होगा। देखो विषुवत रेखा पर त्रिज्या कितनी है, 6378, यानी इससे अधिक है। अब आपको पता होगा, अगर मैं व्यास पूछूं, मैं पूछूं विषुवतीय व्यास, तो मैं क्या करूंगा, 6378 को 2 से गुणा करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, 12756 तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12756 किलोमीटर। अब बात करते हैं पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास। तो पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास यानी ध्रुवीय की त्रिज्या को किससे गुणा करते हो, r को 2 से गुणा करते हो। r कितना है, 6356.8 into 2 मल्टीप्लाई किया, 8 8 16 हंस लगी, 6 6 12 13 हंस लगी, 5 5 10 11 हंस लगी, 3 3 6 7 6 6 12, यानी कि 12713.6। ये पॉइंट के बाद में 5 है, पॉइंट के बाद में 5 से अधिक होने पर की संख्या बड़ी हो जाती है, लगभग 12714 किलोमीटर। देखो कितना फर्क है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12756, जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12714। तो कितने का अंतर हो गया व्यास में, तो पृथ्वी के व्यास में कितना अंतर हो गया, 12756 माइनस 12714, लगभग कितना किलोमीटर, 42 किलोमीटर का। लगभग कितना किलोमीटर, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ वापस में। तो व्यास में अंतर की बात कर रहा हूं मैं, व्यास में अंतर, विषुवतीय व्यास कितना है 12756, ध्रुवीय व्यास कितना है 12714, तो घटाने पर आते हैं 42 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास से विषुवतीय व्यास कितना किलोमीटर अधिक है, 42 किलोमीटर अधिक है। इसका मतलब पृथ्वी गोल तो नहीं हुई, गोल होती तो बराबर होता व्यास, बराबर होती त्रिज्या। इसका मतलब पृथ्वी क्या करती, कैसी है, घुमाव या लंबवत। तो अगर कभी भी प्रश्न आ जाए पृथ्वी के इस आकृति बनने में कौन सा फोर्स कार्य करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। क्यों करता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, या इसी को बोलते हैं पृथ्वी की परिभ्रमण। और पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। तो पृथ्वी की आकृति आई हो, आपको समझ में आ गई होगी। पृथ्वी की आकृति कैसी है, जियोइड, गुहा या लंबवत। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पृथ्वी की आपकी एक आकृति आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, तो पता चल गई होगी घूर्णन गति क्या होती है। अब बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। कौन सी गति, परिक्रमण। घूर्णन गति को परिभ्रमण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिभ्रमण गति। चाहे घूर्णन की बात करो चाहे परिभ्रमण की बात करो, तो एक ही मतलब है। आप परिक्रमण की बात करते हैं, ये मान लो सन है, सूर्य, पृथ्वी इसके चारों ओर दीर्घ वर्ताकार चक्र में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार चक्र में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। जैसे मान लो यहाँ पे पृथ्वी, ये पृथ्वी इसके चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगाती है। किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी इसके सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है।
लगभग 1 साल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा लेती है, चक्कर लगा लेती है। तो पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक आती है और पृथ्वी कभी सूर्य के दूर जाती है। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है, एक बार ये प्रश्न आ रखा है, और पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूरी पर कब होती है, ये बार प्रश्न आ रखा है। तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक होती है तो इसके बीच की दूरी लगभग होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होती है, पृथ्वी जब सूर्य के नजदीक होती है तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। इसी को बोलते हैं उपसूर्य। क्या बोलते हैं, उपसूर्य। और ये किस तारीख को होती है, ये तारीख होती है 3 जनवरी। कब होती है भाई, 3 जनवरी। यानी पृथ्वी जब सूर्य के एकदम नजदीक होती है, कब होती है, 3 जनवरी को, तो इसको क्या बोलते हैं, उपसूर्य। और कितनी दूरी होती है लगभग इनके बीच की, 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो कभी ना कभी पृथ्वी सूर्य की दूरी पर भी, अधिक दूरी पर भी होगी। ये मान लेते हैं पृथ्वी सूर्य के अधिक दूरी पर है। इसकी बीच की दूरी होती है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होती है, 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को होते हैं। इसको बोलते हैं अपसूर्य। क्या बोलते हैं, इसको अपसूर्य बोलते हैं। इसको इंग्लिश में अपहेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपहेलियन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपहेलियन। पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी बीच की दूरी कितनी होती है, पृथ्वी सूर्य के बीच की 15.2 करोड़ किलोमीटर। तब किस तारीख को, 4 जुलाई को। इसी को क्या बोलते हैं, अपसूर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, अपसूर्य। इसी को क्या बोलते हैं, अपहेलियन। इसको उपसूर्य और इसको पेरिहेलियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन। तो अभी तक हमने 2 चीज सीखी, एक पृथ्वी की आकृति और एक पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिक्रमण गति सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी कभी सूर्य के एकदम नजदीक होती है, कभी सूर्य के दूर होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। और ये किस तारीख को होती है, 3 जनवरी को। इसको क्या बोलते हैं, उपसूर्य। इसी को क्या बोलते हैं, पेरिहेलियन। पृथ्वी सूर्य के ज्यादा अधिकतम दूरी कब होती है, वो होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। किस तारीख को, 4 जुलाई को। इसी को बोलते हैं अपसूर्य, इसी को बोलते हैं अपहेलियन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है, वो भी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है, जिसको परिक्रमण कहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसकी बात करते हैं। तो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। देखो कैसे, मान लो ये पृथ्वी के बीच वाली 0 डिग्री, एक ये मान लेते हैं पृथ्वी के बीच वाली 0 डिग्री। पृथ्वी मान लो ऐसे होती तो पृथ्वी नहीं झुकी हुई थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, यानी ये 0 डिग्री एक्चुअली कहां दिखेगा, इस साइड में होना, इस दिशा में चाहिए, लेकिन है कहां, 0 डिग्री इस दिशा में। यानी ऐसे मानो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव यहां होना चाहिए, लेकिन है एक्चुअली है कहां, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव इस जगह। तो ये इसके बीच का कोण कितना है, ये लगभग है 23.5 डिग्री। कितना कोण है, 23.5 डिग्री। इसी को अक्ष पर झुकी हुई बोलते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई। तो पृथ्वी यहाँ पे देखो भाई, ये है कक्षातल, इसको कक्षीय झुकाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कक्षीय झुकाव। तो ये कक्षीय झुकाव कितना है, आपको पता है पूरा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री। उसमें से 23.5 डिग्री मैं घटा देता हूं, तो कितना बचेगा, 66.5 डिग्री। कितना बचेगा, 66.5 डिग्री। यानी पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कितना है, 66.5 डिग्री। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। तो यह है पृथ्वी का झुकाव। अब बात करते हैं अपन महाद्वीप के बारे में, सीधी चर्चा करते हैं।
ये नॉर्मली पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए आकृति के बारे में। पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी के मुख्य थे, पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी आकार गोला था, धीरे धीरे वो ठंडा हुई, ठंडा होने की वजह से धीरे धीरे वहाँ पे वर्षा हुई, महासागर बने और द्वीप बने, तो वो कैसे बने। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी के मुख्य थे दो भाग। कितने भाग थे भाई? दो भाग। एक था स्थल खंड, एक कौन था भाई? स्थल खंड। एक था जलमंडल। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी के मुख्य थे दो भाग, एक था जलमंडल, एक था स्थल खंड। स्थल खंड वाला भाग 150 मिलियन ईयर अगो स्थल खंड भाग दो भागों में टूट जाता है। किस तरह की वजह से? सेवनी धाराओं की वजह से स्थल भाग दो भागों में टूट जाता है। तो कुछ संरचना ऐसे होगी, ये स्थल भाग कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। स्थल भाग को पहले बोलते थे पैंजिया। क्या बोलते थे भाई? पैंजिया। जल भाग को बोलते थे पैंथालस। क्या बोलते थे? पैंथालस। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के दो भाग, स्थल खंड यानी कि पैंजिया, जलमंडल यानी कि पैंथालस। 150 मिलियन ईयर अगो ये दो भागों में टूट जाता है। कौन टूट जाता है भाई? स्थल भाग। और इसके भाग बन जाता है, ये कहलाता है अंगारा लैंड। इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, इसको लॉरेशियन बोलते हैं, लॉरेशिया। तो भाई स्थल खंड भाग कितने भागों में टूटा? पैंजिया भाग दो भागों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं वो आपको याद रखना है। तो अंगारा लैंड में महाद्वीप आता है उत्तरी अमेरिका। कौन आता है भाई? उत्तरी अमेरिका। कौन आता है? उत्तरी अमेरिका। नहीं क्या होगा इसका एग्जाम। अब बात करते हैं अंगारा लैंड। अंगारा लैंड में दो महाद्वीप आते हैं, उत्तरी अमेरिका, एक आता है यूरेशिया। अब इधर देखो भाई, एक आता है उत्तरी अमेरिका, एक आता है यूरेशिया। यूरेशिया में कितने महाद्वीप है? दो महाद्वीप है, यूरोप और एशिया। तो अगर कभी भी प्रश्न आ जाए अंगारा लैंड या लॉरेशिया के कौन कौन से भाग है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। और एक भाग आता है इसमें ग्रीनलैंड। एक इसमें कौन आता है भाई? ग्रीनलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। अगर कभी भी प्रश्न आ जाए अंगारा लैंड में कौन कौन आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया। यूरेशिया में कितने महाद्वीप है? दो महाद्वीप, यूरोप और एशिया। और एक कौन आता है? ग्रीनलैंड, जो क्या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में आपको पता होगा टोटल विश्व में 7 महाद्वीप है, उसमें से 3 महाद्वीप इसमें आ गए तो 4 महाद्वीप बचे। 4 महाद्वीप इसमें आते हैं गोंडवाना लैंड। अब कौन कौन से आते हैं वो आपको लिखना है। एक आता है भाई दक्षिणी अमेरिका। कौन आता है? दक्षिणी अमेरिका। एक आता है अफ्रीका। कौन आता है? अफ्रीका। एक आता है ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। एक आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ये मुख्यतः 4 महाद्वीप आते हैं। दिख रहा होगा कितने महाद्वीप? टोटल 7 महाद्वीप होते हैं। 3 महाद्वीप मेरे, 4 महाद्वीप ये। पहला महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। दूसरा कौन सा है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। और द्वीप, कुछ द्वीप समूह आते हैं जिसमें से एक द्वीप समूह मेडागास्कर, इधर लिख देता हूं। और कुछ एक आता है मेडागास्कर। कौन आता है भाई? मेडागास्कर। एक आता है इंडो प्लेट। कौन आता है भाई? इंडो प्लेट, भारतीय प्लेट। कौन आता है? इंडो प्लेट। तो इसमें 4 महाद्वीप आते हैं गोंडवाना लैंड को। कौन से? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और 2 द्वीप मेडागास्कर और इंडो प्लेट। यानी कि भारत के प्रायद्वीप वाली जो नीचे वाली प्लेट है, हिमालय के नीचे जो पोर्शन है उसको बोलते हैं इंडो प्लेट। वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। अब देखो भाई, ये आपको समझ में आ गया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कितने भागों में टूटा था? 2 भागों में। और अंगारा लैंड में कौन कौन आता है? 3 महाद्वीप। गोंडवाना लैंड में कितने आते हैं? 4 महाद्वीप। टोटल कितने महाद्वीप होते हैं? 7 महाद्वीप।
यहाँ तक इसके बीच में पूरा ऊपर वाला ये कौन सा कहलाता है? पैंथालसा। क्या कहलाता है? पैंथालसा। और पेंजा के दो टुकड़े हो गए, अंगारलैंड, बॉर्डरलैंड। इसके बीच में कोई ना सागर पड़ा होगा, उसको बोलते हैं तैथिस सागर। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। कभी भी अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उत्तरी अमेरिका किसका पार्ट है, दक्षिण अमेरिका किसका पार्ट है, तो आप बता सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वर्तमान स्वरूप, पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप कैसे है, पूरी पृथ्वी का। अब बात करते हैं पृथ्वी पर 7 तो क्या है भाई? महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 क्या है? महाद्वीप। और पृथ्वी पर 5 क्या है? महासागर। 5 क्या है? महासागर। पृथ्वी पर वर्तमान की बात करूं तो 7 महाद्वीप है और 5 क्या है? महासागर। अब अपन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है उसका क्रम लेते हैं। किसके आधार पर भाई? क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको पता होगा एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। उसके बाद आता है अफ्रीका। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है दक्षिण अमेरिका। ये महाद्वीप है, देश नहीं है, अमेरिका देश से अलग है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पार्ट। 5 में हमारा आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन आता है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। महाद्वीप तो लिखा हुआ ऊपर देख लो। फिर है यूरोप महाद्वीप। कौन आता है भाई? यूरोप। और 7वां आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से इसको ओशिनिया महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन किताबों में ऑस्ट्रेलिया चलने लगे वर्तमान में। देखो पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया व ओशिनिया। अब बात करते हैं अपन जनसंख्या के आधार। किसके आधार पर भाई? जनसंख्या के आधार। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? तो सबको ही पता है भाई, चीन और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या। विश्व में 2 स्थान इन्हीं का है, वो एशिया महाद्वीप का पार्ट है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? एशिया। उसके बाद कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? एशिया में। उसके बाद कहाँ है? अफ्रीका। उसके बाद कहाँ है? यूरोप। तीसरा स्थान किसका है भाई? यूरोप। बाकी 4 नंबर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और 6 नंबर ओशिनिया महाद्वीप का। ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जनसंख्या के अनुसार पहला स्थान किसका है? एशिया का। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ओशिनिया। अब आप बोलोगे सर अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ चला गया? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में व्यक्ति या जनसंख्या नहीं रहती, इसीलिए उसको निर्जन महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अंटार्कटिका महाद्वीप वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है और उत्तरी ध्रुव की तरफ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ स्थित है। दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। तो वहां पर साल भर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है लगभग 1.6 किलोमीटर की। तो वहां जीवन यापन करना संभव नहीं है, इसीलिए वहां पे कोई व्यक्ति नहीं रहते, इसलिए इसका नाम पड़ गया अंटार्कटिका महाद्वीप का निर्जन महाद्वीप। तो ये देखो मुख्यतः 6 महाद्वीप पर जनसंख्या है। क्षेत्रफल के आधार पर एक क्रम देखेगा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और जनसंख्या के आधार पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया। अब बात करते हैं महासागर की। महासागर की बात करूं तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है भाई? प्रशांत महासागर। उसके बाद बात करूं तो अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। उसके बाद बात करूं तो हिंद महासागर। कौन महासागर है भाई? हिंद महासागर। उसके बाद बात करूं तो एक अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर बोलते हैं।
कौन सा महासागर भाई? अंटार्कटिका दक्षिणी महासागर। एक महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। भाई आर्कटिक महासागर। तो महासागर की बात करें तो पृथ्वी पर कितने महासागर है? 5 है। सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है? सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर का क्या नाम है? आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया। ये नॉर्मली है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की। एक एक महाद्वीप लेंगे। सबसे छोटा मतलब पढ़ने में सबसे छोटा अंटार्कटिका महाद्वीप लेंगे। सबसे पहले 5 है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। अब अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करूं तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब ये दक्षिण गोलार्ध के सिवा तो इधर देखो, मान लो ये पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा। ऊपर वाले ग्लोब को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिण गोलार्ध। यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ कहाँ मिला हुआ है? इस क्षेत्र। जो ये दक्षिणी ध्रुव है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो बताओ भाई, समझ में आ गया होगा अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये समझ में आ गया। आगे देखो, जो पृथ्वी का साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव, वो अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? केंद्र में, लगभग केंद्र में स्थित है। यानी कि देखो ये चारों तरफ कौन दिख रहा है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन है? अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके केंद्र में लगभग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कौन सा पोल है? दक्षिणी पोल, यानी कि साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये केंद्र में लगभग स्थित है। अब इसकी बात करें तो इसका लगभग 98% भाग बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है भाई? बर्फ से ढका रहता है। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। किस महाद्वीप की? श्वेत महाद्वीप। अगर कभी भी प्रश्न आ जाए पृथ्वी पर श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। उसके बाद देखो भाई, इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर जनसंख्या निवास नहीं करती। जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? करती है। इसीलिए इसे निर्जन महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसीलिए इसे निर्जन महाद्वीप की संज्ञा दी है। अगर कभी भी प्रश्न आ जाए भाई श्वेत महाद्वीप कौन सा है, निर्जन महाद्वीप कौन सा है, तो कौन होगा भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप होगा। कहाँ होगा? दक्षिण गोलार्ध में। और दक्षिण यानी साउथ पोल कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग मध्य में स्थित है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। अब अपन बात करते हैं इस अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? खोज यानी इस अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज। किस भूमि की भाई? मुख्य भूमि की खोज किसने की? तो उसका नाम है फेबियन
फेबियन विलियम सोसेन। किसने की भाई? फेबियन विलियम सोसेन। कभी भी पूछ लिया अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की, मुख्य भूमि की, तो फेबियन विलियम सोसेन ने की। क्या भारत का कोई व्यक्ति है जो प्रथम बार इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा? तो भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत का प्रथम व्यक्ति है, उसका नाम है रामचरण दास। रामचरण दास, पूरा नाम है लेफ्टिनेंट रामचरण दास। कहां तक पहुंचा था? सर्वप्रथम भारत का नागरिक, तो उसका नाम था लेफ्टिनेंट रामचरण दास। अब देखो भाई, मैंने बताया, ये मान लो लगभग ऐसा सा दिखता है अंटार्कटिका महाद्वीप, और इसके मध्य में स्थित है दक्षिणी ध्रुव। कौन स्थित है भाई? इसके मध्य में लगभग दक्षिणी ध्रुव स्थित है। इस अंटार्कटिका महाद्वीप की तो खोज किसने की है? फेबियन विलियम सोसेन। और इस पर भारत का प्रथम व्यक्ति कौन गया था? लगभग लेफ्टिनेंट रामचरण दास। लेकिन क्या इस साउथ पोल की सबसे पहले किसी ने खोज की है? तो हाँ भाई, इस साउथ पोल की किसने खोज की थी सर्वप्रथम? इसका नाम था एमंडसन। किसने खोज की थी भाई? एमंडसन। अगर कभी भी पूछे दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल की खोज किसने की? एमंडसन ने। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी खोज किसने की? फेबियन विलियम सोसेन ने की थी। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन पहुंचा था यहाँ पर? लेफ्टिनेंट रामचरण दास। तो क्या कोई दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय पहुंचा? प्रथम भारतीय कौन था भाई जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा? उसका नाम था गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही, ये डॉक्टर थे, समझिए डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो देखो भाई, चार महत्वपूर्ण चीजें कभी भी प्रश्न आ जाए, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो फेबियन विलियम सोसेन ने की। और कोई प्रथम व्यक्ति जो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचा, उसका क्या नाम था? तो वो था रामचरण दास। और दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की? तो एमंडसन ने। प्रथम भारतीय कौन पहुंचा? डॉक्टर गिरिराज सिरोही पहुंचा। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब कुछ इस पर परस श्रेणी है, उसकी बात कर लेते हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप, इसके मध्य में ये कौन है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके मध्य में कौन सा पोल है? साउथ पोल। कौन सा पोल है? दक्षिणी ध्रुव। पता चल गया होगा? ठीक है। ये जो निकला हुआ है, इस तरफ भी जल है और इस तरफ भी क्या है? जल है। आपको पता होगा ऊपर भी जल है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और इसका नाम क्या है? पामर प्रायद्वीप। क्या नाम है? पामर प्रायद्वीप। इसका क्या नाम है? पामर प्रायद्वीप है। इस सागर का क्या नाम है? ये सागर दिख रहा है आपको, इसका सागर का नाम है बेडेल सागर। ये इधर भी सागर दिख रहा होगा, इस सागर का नाम है रोज सागर। कौन सा सागर? रोज सागर। अच्छा, बड़ेल खाड़ी बोलो सर, बड़ेल खाड़ी सागर, और नीचे कौन सा सागर है? रोज सागर है। नीचे कौन सा सागर है? रोज सागर, ऊपर बड़ेल सागर है। यहाँ पर लगभग जो देश यहाँ तक पहुंच पाते हैं, उन सभी के यहाँ पर क्या बने हुए? अनुसंधान केंद्र बने हुए। हर देश के अनुसंधान केंद्र बने हुए। इसी देश को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी गई। क्या दी गई भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप को किसको समर्पित? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत के कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं वो आपको याद रखने हैं। तो भारत के कौन कौन से हैं वो याद कर लेते हैं हम। भारत के अनुसंधान केंद्र, भारत के अनुसंधान केंद्र, तो भारत का एक अनुसंधान केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। कौन है भाई? दक्षिणी गंगोत्री। एक भारत का अनुसंधान केंद्र है मैत्री, और एक भारत का अनुसंधान केंद्र है भारती। तो मुख्य तीन भारत के अनुसंधान केंद्र है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री तो लगभग कौन सा हो गया? मैं अभी कौन सा चल रहा है? भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप का, कौन सा? भारत के।
उसके बाद देखो एक यहाँ का स्थान है जिसको बोलते हैं वोस्टॉक। क्या बोलते हैं भाई? वोस्टॉक। ये वोस्टॉक स्थान है जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अगर कभी भी प्रश्न आता है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वोस्टॉक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वोस्टॉक। इसका टेम्परेचर है लगभग 82 डिग्री सेल्सियस, -82 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर है, तो इसीलिए ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? विश्व का सबसे ठंडा इससे अधिक होगा, कम नहीं होगा। इन सारे -82 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, 89 तक भी पहुंच जाता है कभी कभी। तो यहाँ का वोस्टॉक स्थान विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है। और क्या कहलाता है भाई? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है। इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं विक्टोरिया लैंड। क्या बोलते हैं भाई इस वाले क्षेत्र को? विक्टोरिया लैंड बोलते हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर एक क्या भाई? पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं क्वीन मोड पर्वतमाला। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की, यहाँ पे दिख रहा होगा, अंटार्कटिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है? क्वीन मोड पर्वतमाला। इस पर्वतमाला में अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, उसका क्या नाम है? तो इस महाद्वीप के अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विल्सन। माउंट विल्सन मासिफ। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? क्वीन मोड पर्वतमाला। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या नाम है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विल्सन मैसिफ। माउंट विल्सन मैसिफ या मौसिफ, मौसिफ भी बोलते हैं, मैसिफ भी बोलते हैं। क्या नाम है? मौसिफ या मैसिफ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा? तो देखो एक बार वापस रिवाइज करो। ये जो प्राइवेट है इसको क्या बोलते हैं? पामर प्राइवेट। इस तरफ कौन सा सागर है? वेडेल सागर। नीचे कौन सा सागर है? रोज सागर। ये कौन सा लैंड है? विक्टोरिया लैंड। कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? क्वीन मोड पर्वतमाला। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट विल्सन मैसिफ या मौसिफ। भारत के कौन से अनुसंधान केंद्र बने हुए? तो दक्षिण गंगोत्री, मेरती, भारती। और यहाँ का एक वोस्टॉक स्थान है जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहलाता है, जिसका टेम्परेचर -82 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है, यानी -82 डिग्री से 89 तक भी पहुंच जाता है, इतना कम रहता है। तो सबसे ठंडा स्थान कहलाता है। ये कौन सा गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और साउथ पोल इसके लगभग केंद्र में स्थित है। तो और खोजकर्ता कौन-कौन है वो मैंने आपको बता दी। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, यहाँ का एक क्षेत्र है ये वाला, इसको बोलते हैं इरेबस। इरेबस, ये इरेबस है जो अंटार्कटिका महाद्वीप का ज्वालामुखी क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है भाई? ज्वालामुखी क्षेत्र है। इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का क्या है भाई? इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का ज्वालामुखी क्षेत्र है जो विश्व का सबसे दक्षिणतम, जो कि पूरे विश्व में सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी पर्वत है। तो जो कि विश्व में सबसे दक्षिणतम, विश्व को मैं यहाँ लिख देता हूँ, विश्व का सबसे दक्षिणतम, विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी पर्वत। ये चीज याद रखना है। विश्व का ठंडा स्थान वोस्टॉक, विश्व का दक्षिणतम ज्वालामुखी पर्वत इरेबस, जो कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत। अब एक यहाँ का ग्लेशियर है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं लेपार्ट ग्लेशियर। क्या बोलते हैं भाई? लेपार्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब क्या होता है भाई? बर्फ का पहाड़ होता है जिसे हिंदी में हिमनद कहते हैं। तो लेपार्ट ग्लेशियर है। लेपार्ट ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लेपार्ट ग्लेशियर क्या है भाई? विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। बड़ा, तो लेपार्ट ग्लेशियर क्या है भाई? लेपार्ट ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। याद रखना, जैसे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर सुना होगा आपने, वैसे अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे बड़ा ग्लेशियर लेपार्ट ग्लेशियर जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो ये मुख्य अंटार्कटिका महाद्वीप की स्थिति, विस्तार और यहाँ पे स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें।
ये क्या हुआ आगे। अब बात करते हैं यहाँ पर वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है। आपको पता है ठंडा इलाका है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो निर्जल क्षेत्र है, वनस्पति न के बराबर होगी। मुख्य मुख्य पाई जाती है लाइकेन व मांस वनस्पति पाई जाती है। लाइकेन क्या होता है? ये एक सहजीवी पौधा है। कैसा पौधा है भाई? सहजीवी पौधा जो कवक और शैवाल से कवक और शैवाल इसमें सम्मिलित होता है। और एक पाया जाता है मांस। वनस्पति में मुख्य दो वनस्पति पाई जाती है, लाइकेन और मांस। अब बात करते हैं यहाँ के जीव जंतु। तो यहाँ के जीव जंतु की बात करूं तो एक पाया जाता है पेंगुइन। क्या पाया जाता है भाई? पेंगुइन। एक पाई जाती है सील मछली। क्या पाई जाती है? एक पाई जाती है क्रिक मछली। ये मुख्य जीव जंतु और वनस्पति की साथ है। तो ये था हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, छोटा सा महाद्वीप है जो मैंने आपको बता दिया। वैसे क्षेत्रफल के आधार पर तो 5वां, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान था? 5वां। कौन सी लैंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। कहाँ स्थित है? दक्षिण गोलार्ध में, मध्य में कौन सा बिंदु? दक्षिणी बिंदु। कौन कौन सी पुरुष श्रेणी? तो एक पुरुष श्रेणी मुख्य से पिनमोड वर्ग वाला सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट विल्सन है। लेमार्ट का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वोस्टोक यहाँ का सबसे विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इरिबस यहाँ का ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण का ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे रोज सागर है, बेडल सागर है और पामर प्रायद्वीप है। तो ये मुख्य स्ट्रक्चर था। ये लगभग 68% भाग इसका क्या बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं श्वेत महाद्वीप। इस महाद्वीप पर लगभग 1.6 किलोमीटर बर्फ की परत है। मतलब धीरे धीरे इतना ठंडा है कि धीरे धीरे कितनी बर्फ जम गई है? 1.6 किलोमीटर बर्फ की परत जम चुकी है, जो ये स्वच्छ जल का भंडार है। क्या भाई? स्वच्छ जल का क्या है? भंडार, जो हिमनद के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो ये था हमारा आज का सेक्शन में अंटार्कटिका महाद्वीप। बाकी हम कल करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अगले वाले सेक्शन में। अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।